हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है इश्यो एनल और इश्यो रेक्टल फोसा। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा है एनल कैनाल क्या होती है, एनल कैनाल की लंबाई क्या होती है, एनल कैनाल के अंदर कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो एनो रेक्टल रिंग होती है उसके बारे में पढ़ा था और पेल्विक डायफ्राम के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बिलो द पेरिनियम जो इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा होती है। जब हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे सबसे पहला है भगंदर जिसको हम फिस्टुला कहते हैं, भगंदर के ट्रीटमेंट में इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा के जो कंटेंट्स होते हैं, यानी जो इसमें से नर्व जा रही है, उसमें से जो ब्लड वेसल जा रही है, उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। क्योंकि जब हमारा फिस्टुला ग्रेड 3 होता है, यानी जब ट्रांसिम्फेटिक फिस्टुला होता है या ग्रेड 4 का फिस्टुला होता है, जब ग्रेड 5 का फिस्टुला होता है, तो जो फिस्टुला का ट्रैक जा रहा होता है वो इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा से जा रहा होता है। तो हमें उस समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि इसके अंदर से जो नर्व जा रही हैं वो डैमेज ना होने पाए, अन्यथा हमारे शरीर में एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाएंगे। कुछ चेंजेस ऐसे भी हो सकते हैं कि हम अपने मल को होल्ड करने में असमर्थ हो जाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरिनियम क्या होता है, पेरिनियम के अंदर कौन कौन से एंगल्स आते हैं, फिर इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा में क्या क्या कंटेंट्स मिलेंगे। पेरिनियम, आज का हमारा विषय है पेरिनियम। पेरिनियम पेरिनियम क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोलोनल सेक्शन है, ये लिवेटरनरी मसल है और ये लिवेटरनरी मसल है। लिवेटरनरी मसल के निचले पूरे हिस्से को हम पेरिनियम कहते हैं। अगर हम उसको ये एक्सियल सेक्शन में देखें तो इसमें दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक होता है आपका यूरोजेनिटल ट्रायंगल और एक होता है एनल ट्रायंगल। तो पेरिनियम में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका यूरोजेनिटल एंगल और दूसरा होता है एनल एंगल। चूँकि हम पायल्स फिस्टुला से रिलेटेड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए जो एनल ट्रायंगल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जो पेरिनियम होता है यह डायमंड शेप का होता है। जैसे अगर हम इसकी पिक्चर बनाएं तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और यहाँ पे होता है इशियल ट्यूबरोसिटी, और यहाँ पे होता है कॉकिक्स। ये है इशियल ट्यूबरोसिटी, ये है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो है वो है इशियल ट्यूबरोसिटी, इशियल ट्यूबरोसिटी, और ये है आपका कॉकिक्स, और ये है आपका इशियल ट्यूबरोसिटी। ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको बोलते हैं इशियो प्यूबिक रेमस। ये आपका है इशियो प्यूबिक रेमस, और ये जो बाउंड्री है ये है आपका सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, तो ये पूरा पेरिनियम है। पूरी पेरिनियम की बाउंड्री आपने देख ली। एंटीरियर साइड में प्यूबिक सिम्फाइसिस है और पोस्टीरियर साइड में क्या है, कॉकिक्स है। इसके दोनों लेटरल साइड में इशियल ट्यूबरोसिटी है। ये क्या है, इशियल ट्यूबरोसिटी। अगर हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, कहाँ से, इस इशियल ट्यूबरोसिटी से लेके इस इशियल ट्यूबरोसिटी तक, तो हमारा जो पेरिनियम है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं यूरोजेनिटल एंगल और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं एनल एंगल। ठीक है, एनल एंगल में जो ओरिफाइस होता है वो होता है एनस। ये क्या है, एनस है। ये है आपका यूरोजेनिटल एंगल। अगर मेल पेशेंट होगा तो उसमें एक ही ओरिफिस यानी एक ही छिद्र मिलेगा जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा, और ये क्या है, एनस। अगर फीमेल पेशेंट होंगे
तो वहाँ पे यूरेथ्रा और एनस के बीच में आपको क्या मिलेगा, वेजाइनल ऑरिफाइस। यहाँ पे क्या मिलेगा, वेजाइनल ऑरिफिस। तो यानी यूरोजेनाइटल ट्रायंगल में हमें दो चीज़ मिलती है, एक यूरेथ्रा और वेजाइनल ऑरिफिस, और जो आपका एनल एंगल है उसमें आपको मिलता है एनस। चूँकि हमारा जो टॉपिक आज का है वो है इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा। तो एनस के दोनों साइड में, यानी दोनों लेटरल साइड में एक कैविटी मिलती है, एक खाली स्थान मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा। आज हम इसी इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा की बात करेंगे। तो अगर हम इतने हिस्से को, एनल एंगल को केवल हम देखें तो हमारा पिक्चर कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो हमारे साथ है डॉक्टर सुनीम, जो आज हमारी हेल्प करेंगे पूरा इस टॉपिक पूरा पढ़ने पढ़ाने में। अभी तक हमने देखा था, यहाँ से आप देख लीजिए, ये क्या था, एनस, जो एनल एंगल था, इसी एनल एंगल में हमें मिलती है एनस। ये हमारा है एनस। एनस के चारों तरफ यानी पेरिफेरी में जो सबसे पहला हमारे बॉडी का पार्ट मिलता है उसे बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, और इंटरनल स्फिंक्टर के बाद में जो हमारा दूसरा बॉडी का पार्ट मिलेगा वो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर के इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम इंटर स्फिंक्टर स्पेस। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर बाद दोनों लेटरल साइड में जो ये स्पेस होता है इसी को हम बोलते हैं इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा। इधर भी और इधर भी। इधर हमने इसमें जो नर्व जा रही है, इसमें जो ब्लड वेसल जा रही है, उसको कोशिश की है कि आपको समझा पाएँ कि इसमें से कौन सी नर्व जा रही है, कौन सी ब्लड वेसल जा रही है। और इधर जो फैट होते हैं उसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। जो इश्यो एनल फोसा होता है ये वेज शेप होता है। ये कौन सा शेप होता है, वेज शेप। और इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई, इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी लगभग 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो गहराई है यानी डेप्थ वो लगभग 5.5 सेंटीमीटर की होती है। तो हम लोग अब पूरा इश्यो एनल फोसा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाउंड्रीज क्या क्या हैं, यानी इसकी मीडियल बाउंड्री कौन सी होगी, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इसकी लेटरल बाउंड्री क्या होगी, ये जो बोन है और जो ये मसल है। इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री क्या होगी, यहाँ पे जो दो मसल्स या लिगामेंट दिख रहे हैं। इसकी एंटीरियर बॉडी बाउंड्री क्या होगी, ये जो पेरिनल स्किन दिख रही है। तो आइए हम इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि ये एक जो हमने डायग्राम बनाया है, ये एनस है। इसके अगल बगल में जो स्पेसेस होते हैं उसको हम इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा कहते हैं। अब हमको एक लाइव पिक्चर दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला ये अभी हमने बताया कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसका एंटीरियर बॉर्डर, इसका पोस्टीरियरी आपको मिल रहा है यहाँ पे कॉकेक्स। इसके लेटरल साइड में ये इशियल ट्यूबरोसिटी होते हैं, ये इशियल ट्यूबरोसिटी होती है। और ये जो रेमस, ये जो एक लाइन है, इससे हम बोलते हैं इशियो प्यूबिक रेमस। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये पीछे से बाउंड्री बना रहा है, यह है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। इधर भी सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, इधर भी सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, इधर भी इशियो प्यूबिक रेमस है, इधर भी इशियो प्यूबिक रेमस है। और दोनों लेटरल साइड में यहाँ पे आपको इशियल ट्यूबरोसिटी, इसको बोलते हैं हम इशियल ट्यूबरोसिटी। ये भी क्या है, इशियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स मस्कुलर लेयर होती है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में, देखिए एंटीरियरली आपका यूरोजेनाइटल ट्रायंगल है जिसमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे यूरेथ्रल ऑरिफिस है, यहाँ पे वेजाइनल ऑरिफिस है, और यहाँ पे एनल एंगल में आप देखिए यहाँ पे एनल ऑरिफिस है, यानी पे यहाँ पे एनस है। अब ये एनस है, इसके बगल में ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है और ये, इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा। ठीक है,
तो आपने बोन्स भी देख ली कि इसके इस साइड कौन कौन सी बोन मिलेगी, इस साइड कौन कौन सी बोन मिलेगी। ये स्पेस क्या है, इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा। इसको थोड़ा से यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और आपको मस्कुलर लेयर आपको मिलेगा। जो इश्यो एनल फोसा होता है, ये इश्यो एनल फोसा है, इसके लेटरल साइड में आप देखें, लेटरल साइड में क्या है, इशियम है, और यहाँ पे एक ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल होती है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, इस वाले में आइए। ये जो बाउंड्री है, ये जो खाली स्थान है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो खाली स्थान इश्यो एनल फोसा। एंटीरियर साइड में इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो एंटीरियर साइड में ये पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन और एंटीरियर। अब पोस्टीरियर में क्या है, यहाँ पे ये जो मसल देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। और इसके पीछे से जो मसल होती है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है वो आपका ग्लूटियस मैक्सिमस है। इसके पीछे जो होती है वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होती है। यानी आगे अगर पेशेंट लेटा हुआ है, अगर एक्सियल सेक्शन हम देख रहे हैं, तो ऊपर क्या मिलेगा, पेरिनियल मेम्ब्रेन मिलेगी, और पीछे क्या मिलेगी, ग्लूटियस मैक्सिमस, और यहाँ पे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट मिलेगा। और इसके लेटरल साइड में इस तरफ यहाँ पे क्या होती है, जो इशियल बोन होती है वो है, और इसके बगल में एक ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल होती है। लेटरल साइड में ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल और जो इशियम बोन होती है वो होती है। इसके मीडियल साइड में क्या मिल रहा है, जो लिवेटर नई मसल होता है, यहाँ से आती है लिवेटर नई मसल। ये जो मसल देख रहे हैं आप, ये सब लिवेटर नई मसल है, और इसके चारों तरफ होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इसकी जो बाउंड्री हो गई, एंटीरियर साइड में पेरिनियल मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर साइड में ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, लेटरल साइड में इशियम बोन होता है और ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल होती है, और मीडियल साइड में आपका जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर और लिवेटर नई मसल होती है। अब आपको, अभी हमने वहाँ पे डायग्राम देखा था, अब हम लोग आपको एक मॉडल बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका पूरा हिस्सा क्या हो गया, इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा। इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा एक ही नाम है। कभी इसको हम लोग इश्यो रेक्टल फोसा बोलते थे, लेकिन अब इसको जनरल में हम लोग इश्यो एनल फोसा कहते हैं। कहीं किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा अलग अलग है, दोनों एक ही नाम है। जो इश्यो एनल फोसा है, इसके मीडियल साइड में, यानी इसका ये क्या हुआ है, ये मीडियल साइड होगा तो क्या मिल रहा है आपको, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और इधर से लिवेटर नई मसल आ रही है। तो मीडियल साइड में लिवेटर नई मसल, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ऊपर पेरिनियल मेम्ब्रेन मिल रही है। लेटरल साइड, ये जो आप ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इससे बोलते हैं ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। और यहाँ पे जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, यह है इशियम बोन, और इसी इशियम बोन का जो लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, इससे बोलते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी। तो अगर मान लेते हैं किसी पेशेंट को फिस्टुला निकलता है 3 o'clock पर, एग्जाम्पल में 3 o'clock पर, तो यानी जो इशियम बोन होगी वो लगभग आपके जस्ट सामने ही मिलेगी। जो इशियम बोन है और इशियल ट्यूबरोसिटी है वो लगभग सामने मिलेगी। और जो यहाँ से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नर्व है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये बिल्कुल सामने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटरल साइड में है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल और इशियम बोन मिल गई। अगर हम पीछे की तरफ देखें, जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर में, यानी पोस्टीरियर साइड में, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल मिलेगी। ग्लूटियस मैक्सिमस के बगल में थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये क्या है, इशियल ट्यूबरोसिटी है, और यहाँ पे सैक्रम है। तो यहाँ से एक टेंडन निकल के आता है, या लिगामेंट निकल के आता है, सॉरी, तो उसको बोलते हैं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो पोस्टीरियर साइड में ये मिलेगा, एंटीरियर साइड में ये है पोस्टीरियर। तो ये पूरा हो गया हमारा जो है इश्यो एनल या इश्यो रेक्टल फोसा। अब इसके कंटेंट, इसके बाउंड्रीज हो गई, इसका जो शेप होता है वेस्ट शेप होता है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी लगभग 5 सेंटीमीटर, लेकिन गहराई, यानी अगर हम गहराई की बात करें तो गहराई यहाँ से नहीं नापेंगे, गहराई हमेशा हम कोरोनल सेक्शन में नापेंगे। ये कोरोनल सेक्शन है, गहराई कहाँ पे है, लिवेटर नई मसल यहाँ पे है, ये पूरी गहराई है। तो ये लगभग 5.5 सेंटीमीटर की गहराई होती है। इसका जानकारी तब आपको मिलेगी जब आप किसी पेशेंट का MRI रिपोर्ट देखेंगे, तो उसमें पूरा डिस्क्राइब होता है। और विश्वास करिए, जब तक आपको पूरी एनाटॉमी क्लियर नहीं होगी, आप कभी भी पूरी MRI रिपोर्ट को सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको
फिस्टुला के रिगार्डिंग फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट पढ़नी है तो आपको एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल या एनल कैनाल से रिलेटेड जो यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स हैं उसके बारे में हर चीज़ को आपको आना आवश्यक है। ठीक है, तो लंबाई हो गई। अब इसका कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट की बात करते हैं, यहाँ पे हम 6 कंटेंट की बात करेंगे। सबसे पहला कंटेंट है फैट, क्योंकि पूरी एनोरेक्टल जो इश्यू एनल फोसा है उसमें होता है। यहाँ पे हमने ये फैट को दर्शा रखा है, ये फैट सेल्स हैं, फैट हैं। जो इश्यू एनल फोसा या इश्यू रेक्टल फोसा के फैट होते हैं वो लार्ज लॉकलाई में होते हैं और सेप्टा द्वारा डिवाइडेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को एब्सेस हो जाए इश्यू एनल इश्यू रेक्टल फोसा में तो पेशेंट को उतना दर्द नहीं फील होता है जितना पेरियनल स्पेस में अगर फोड़ा बन जाए, क्योंकि जो फैट होता है पेरियनल स्पेस और इश्यू एनल फोसा के फैट सेल जो फैट होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये कोरोनल सेक्शन समझिए, ये आपका, और यहाँ पे आप ये एक्सियल सेक्शन था, ये कोरोनल सेक्शन है। इश्यू एनल फोसा के जो फैट होते हैं वो बड़े बड़े लॉकलाई में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पेरिनल स्पेस के जो फैट्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत फर्मली यानी बहुत नज़दीक होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे स्पेस कम होता है और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है। अगर किसी पेशेंट को इश्यू एनल या इश्यू रेक्टल फोसा में कोई एब्सेस बन जाएगा तो पेशेंट को उतना पेन नहीं होगा जितना पेरिनल स्पेस में अगर कोई एब्सेस बन जाए तब होता है। ठीक है, तो अभी मैं आगे जब पेरिनल स्पेस पढ़ाऊंगा तो आपको अंतर समझ आएगा। चूँकि मैं फैट आपको बता रहा था तो दोनों में डिफरेंस इतना होता है, यहाँ के जो फैट होते हैं वो बहुत एक जो कंप्लीट सेप्टा द्वारा डिवाइडेड होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, स्पेस बहुत कम होता है। और जो इश्यू एनल फोसा में फैट होता है वहाँ जो फैट होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं और यहाँ पे बहुत स्पेस होता है, और यहाँ का जब पस या एब्सेस बनता है तो पेशेंट को उतना दर्द फील नहीं होता है। पहला कंटेंट हो गया फैट। दूसरा कंटेंट यहाँ पे पुडेंडल कैनाल होती है। पुडेंडल कैनाल कहाँ पे होती है? पुडेंडल कैनाल जो ये इशियल ट्यूबरोसिटी होती है इसके अंतिम भाग से लगभग 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे पुडेंडल कैनाल होती है। पुडेंडल कैनाल जो ये ऑपरेटर इंटरनस मसल होती है इसी का एक पार्ट होता है, इसी से बनता है ये। इसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं। इसमें से एक होता है पुडेंडल नर्व, एक होता है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, एक होता है इंटरनल पुडेंडल वेन। तो यहाँ पे मैंने आपको दर्शा रखा है, जो यहाँ पे ये तार जैसा आपको दिख रहा है ये वेन समझ लीजिए, यहाँ पे जो ब्लू कलर है ये आप वेन समझ लीजिए, और यहाँ पे जो रेड कलर है ये आर्टरी समझ लीजिए। यहीं से जो पुडेंडल कैनाल निकलती है इसके जो नर्व और वेसल्स होती हैं ये आगे चलकर इन्फीरियर रेक्टल नर्व बनाती हैं, जो कि हमारी एनल कैनाल को सप्लाई करता है। इन्फीरियर रेक्टल नर्व, ये इन्फीरियर रेक्टल वेन है जो कि आगे चलकर जो एक्सटर्नल हेमोराइड बनाता है उसमें है, और ये इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है जो कि हमारे रेक्टल एरिया को सप्लाई करते हैं। ठीक है, यहीं से एक नर्व और निकलती है। तो 2 चीज़ें पढ़ ली, फैट आपने पढ़ लिया, इसके कंटेंट में दूसरा पढ़ लिया आपने इन्फीरियर रेक्टल नर्व, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, इन्फीरियर रेक्टल वेन। इसके बाद आप एक वेसल और देख रहे हैं, तो ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ क्या है, यहाँ पे स्क्रोटम है। अगर मेल है तो स्क्रोटम है, फीमेल है तो यहाँ पे फीमेल जेलेंटल ऑर्गन है। तो यहाँ से जो नर्व निकलती है इसको पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल वेसल्स अगर मेल है तो। और यहीं से जो दूसरी अगर फीमेल है तो उनको क्या जाती है, पोस्टीरियर लैबियल नर्व या पोस्टीरियर लैबियल ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये हो गया 3 कंटेंट पढ़ लिया हमने, 1 2 3। चौथा कंटेंट हम यहाँ पढ़ें, यहाँ पे जो और सर नज़दीक लाइए, पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4 जो ये नर्व आ रही है, ये पेरिनियल ब्रांच ऑफ जो S4 होता है, यानी जो सैक्रल नर्व होती है S4 की, उसकी पेरिनियल ब्रांच यहाँ पीछे की, क्योंकि सैक्रम कहाँ पे है, ये कॉक्सिक्स के पीछे है, तो यहाँ से जो नर्व निकलती है वो आपका है पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4। ये आपने 4 कंटेंट पढ़ी है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे पुडेंडल कैनाल होती है, तो पुडेंडल कैनाल क्या हो गया, 5वां कंटेंट। और एक लास्ट कंटेंट और होता है परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ S2 S3 नर्व। तो यहाँ पे टोटल
जो हमारा इश्यूएनल फोसा होता है उसमें 6 कंटेंट होते हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला, फिस्टुला के इलाज के दौरान अगर ग्रेड 3 का फिस्टुला है, ग्रेड 4 का फिस्टुला है या ग्रेड 5 का फिस्टुला है तो डियर फ्रेंड्स हमें जो नर्व है, जो ब्लड वेसल्स हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। आपने सुना होगा कि जो फिस्टुलोटॉमी और फिस्टुलेक्टॉमी होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में तो बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक होता है वो इंटरसिमेट्रिक होता है, लेकिन ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 5 का फिस्टुला ट्रैक ट्रांससिमेट्रिक होता है, यानी एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर से आ रहा होता है और ये इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा से ट्रैक आ रहा होता है। तो आपके यहाँ पे जो नर्व हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके कटने का डर होता है, इसके डैमेज होने का डर होता है। इसीलिए एनोरेक्टल रिंग के जब डैमेज हो जाती है तो हमें फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा इश्यूएनल फोसा के कंटेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे जो स्पेस होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा कोरोनल सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर से आप समझिए, ये आपकी क्या है, एनल कैनाल है। अभी हमने बताया कि ये जो एरिया है वो क्या है, इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा है। इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा के नीचे थोड़े से एरिया में एक लाइन होती है जिसे हम पेरिनियल फैशिया बोलते हैं, जो ये ग्रीन कलर का मैंने ड्रॉ कर रखा है। और ये जो होती है, आपको मैंने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारी हिल्टन लाइन होती है। हिल्टन लाइन कहाँ पे है, ये है, ये क्या है, हिल्टन लाइन। हिल्टन लाइन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर आके ख़त्म हो जाता है वहाँ पे एक लाइन होती है एनल कैनाल में जिसे हम हिल्टन लाइन कहते हैं। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस और होता है एक सबम्यूको सुपरफिशियल और एक होता है डीप। तो जो सबक्यूटेनियस कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो जो है वो यहाँ स्किन से शुरू होता है और जहाँ पे आपका ये हिल्टन लाइन होती है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी जहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर के ख़त्म हो रहा है और जहाँ पे सबक्यूटेनियस ऊपर जाके ख़त्म हो रहा है, वो लाइन जो होती है वहाँ से ये जो इश्चियल ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ एक, अगर हम एक लाइन यानी एक सीध देखें, एक फैशिया देखें तो इसे हम बोलते हैं पेरिनियल फैशिया। इसी फैशिया की वजह से इश्यूएनल और पेरिनियल स्पेस अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपका जो हिस्सा हुआ वो इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल स्पेस हो गया, और पेरिनियल फैशिया के नीचे का जो स्पेस होता है वो होता है आपका पेरिनियल स्पेस। पेरिनियल स्पेस में जो फैट होता है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, और ये एक सेप्टा द्वारा क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। लेकिन जो इश्यूएनल फोसा होता है इसके जो फैट होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसमें काफ़ी स्पेस होता है और सेप्टा द्वारा अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैट जो होते हैं इनमें ये अंतर होता है। अब अगर किसी पेशेंट को मान लेते हैं, किसी पेशेंट को एब्सेस हुआ और एक एब्सेस हुआ आपका इश्यूएनल फोसा में और एक एब्सेस हुआ इश्यूरेक्टल फोसा में, तो इश्यूएनल फोसा का जो एब्सेस होता है वो ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे फैट सेल्स बहुत नज़दीक होते, जो फैट हुए वो बहुत नज़दीक होती हैं तो इसको फैलने नहीं देती। पेशेंट को बहुत पेन फील होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, पेशेंट बहुत दर्द में होता है, वो पेशेंट तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन यही एब्सेस अगर इश्यूरेक्टल फोसा में हो जाए तो पेशेंट को उतना दर्द नहीं होता जितना यहाँ पे दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस था, पस को फैलने का काफ़ी जगह मिल जाती है। और यहाँ का जो पस होता है वो लेफ्ट, अगर इस तरफ का इश्यूएनल फोसा में है तो उस तरफ चला जाता है, यानी अगर इस तरफ लेटरल साइड में तो उस तरफ लेटरल साइड में, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की तरफ चला जाता है। वो कैसे जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये अंतर है। दूसरा कंटेंट क्या है, पेरिनियल स्पेस में दूसरा, पहला कंटेंट फैट हो गया, दूसरा कंटेंट है सबक्यूटेनियस एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और तीसरा होता है एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेनस प्लक्सेस। आपने देखा होगा किसी पेशेंट को जब एक्सटर्नल हेमोरॉयड बनता है तो एक्सटर्नल हेमोरॉयड जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेनस प्लक्सेस। तो ये पूरा हो गया आपका इश्यूएनल फोसा, और आपको पेरिनियल स्पेस मैंने आपको बता दिया। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ, हॉर्सो शेप फिस्टुला हमारे इश्यूएनल फोसा से उस तरफ कैसे बन जाता है। ठीक है, अभी जो मैंने फैट आपको बताया, यहाँ पे देखिए, ये अगर एक लाइन खींचे हम यहाँ पे देखिए एक हमने लाइन खींच दी,
कहाँ से कहाँ खींच दी, यहाँ पे जो ये इशियल ट्यूबरोसिटी है और हिल्टन लाइन तक अगर एक लाइन हमने खींच दिया तो यहाँ पे यहाँ की स्पेस में क्या अंतर है, यहाँ की स्पेस में अंतर क्या है, यहाँ के फैट बहुत नज़दीक हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ के फैट जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, दूर दूर हैं। यहाँ पे केवल एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कौन सा सबक्यूटेनियस पार्ट है और यहाँ पे जो एक्सटर्नल हेमोराइडल वेनस प्लक्सेस हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेरिनल स्पेस और ये हो गया इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल स्पेस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को होता है पेरिनल फैशिया बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस लाइन से, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये राइट साइड का इश्यूरेक्टल फोसा है और ये लेफ्ट साइड का इश्यूरेक्टल फोसा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें और दिख रही हैं। एक्सटर्नल स्फिंक्टर का ये देख रहे हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, नीचे यहाँ पे पेरिनियल बॉडी होता है। क्या होता है, यहाँ पे पेरिनियल बॉडी होता है, यहाँ पे कॉकेक्स होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉकेक्स है और यहाँ पे पेरिनियल बॉडी है। तो एनल कैनाल क्या है, एक पोजीशन पे स्टेबल है, मतलब ये खिसक नहीं सकती इधर उधर, बिकॉज ऑफ एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट। पीछे एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट से जुड़ा है और आगे पेरिनियल बॉडी से जुड़ा है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट करके हमने बनाया। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना है। तो ये एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट है, इसके पीछे स्पेस होता है जो लेफ्ट राइट साइड से राइट साइड की तरफ आपका कोई भी एब्सेस अगर यहाँ लेफ्ट इश्यूएनल फोसा में बनेगा तो राइट साइड में भी चला जाएगा, और राइट साइड में अगर बनेगा तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इससे बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्सशू शेप का एब्सेस यहाँ बनेगा। अगर यही चीज़ आगे की तरफ से कम्युनिकेट कर जाएगा तो इसे बोलते हैं एंटीरियर हॉर्सशू शेप, जो कि अक्सर आप एमआरआई रिपोर्ट में देखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये क्या है, राइट साइड का इश्यूएनल फोसा, ये लेफ्ट साइड का। आप मेरी फिंगर देखिए, मेरी फिंगर इस साइड से इस साइड तक आप देखिए कम्युनिकेट कर रही है। यहाँ पे देखिए, या मैं आपको हमारी पेन जो है, एग्जांपल में आपको दूसरा दिखाता हूँ। यहाँ पे पीछे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एब्सेस था, ये फिस्टुला ट्रैक अगर हम दिखाएं तो आपका फिस्टुला ट्रैक ये राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ये देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि फिस्टुला ट्रैक के बारे में डिस्क्राइब होता है 9 o'clock से 3 o'clock तक फिस्टुला ट्रैक आपका ये चला गया। ठीक है, फोड़ा बना था, एब्सेस बना था, यहाँ पे पस का कलेक्शन हुआ राइट साइड में और देखिए लेफ्ट की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोस्टीरियर कम्युनिकेशन है। ये जो एनोकॉक्सिजियस लिगामेंट था, इसके पीछे खाली स्थान होता है, जिसकी वजह से आपका पस इधर से उधर चला जाता है। अब क्या होता है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात कर लें, मान लेते हैं एक पेशेंट आया आपके पास, वो आपने देखा कि हॉर्सशू शेप टाइप का एब्सेस है, पोस्टीरियर साइड में है। तो आप क्या करते हैं, अगर 6 o'clock पर एक बड़ा सा ओपनिंग बना दें तो सारा पस क्या होगा, जो यहाँ पे जब पेशेंट लेटेगा तो पेशेंट क्या होगा, उसका ग्रेविटी की वजह से सारा पस कहाँ, पीछे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग अगर हम 6 o'clock पे बना दें तो आपका सारा का सारा पस यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, हमें पूरा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह एक एंटीरियर साइड में भी कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे देखें, ये मेरी फिंगर आप देख सकते हैं और नज़दीक लाइए, यहाँ पे देखें। इसी तरह एंटीरियर साइड में भी कम्युनिकेशन होता है। यहाँ का पस इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, तो हम पेशेंट को क्या, हम लोगों को जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एंटीरियर साइड में हॉर्सशू शेप टाइप का फिस्टुला हो जाता है। यहाँ पे देखें, ये कई बार आपने देखा होगा कि 2 o'clock से 10 o'clock तक एक फिस्टुला ट्रैक पेशेंट को मिल रहा है। इट्स मीन क्या हुआ कि ये जो पेरिनियल बॉडी था और जो यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर का सबक्यूटेनियस जो सुपरफिशियल कंपोनेंट था, उस पे एक बैंड होता है, उसके पीछे से एक रास्ता होता है जिसे हम एंटीरियर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह पीछे की तरफ एक कम्युनिकेशन होता है जिसे हम पोस्टीरियर कम्युनिकेशन कहते हैं। और इस तरह के जो फिस्टुला ट्रैक बनते हैं उसे हम हॉर्सशू शेप फिस्टुला कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमने कोशिश की है कि आपको पूरा मॉडल से भी और डायग्रामेटिक और आपको पूरा रिटर्न में भी, एक बार लास्ट में मैं आपको पूरा समराइज कर देता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा पास में जाइए। ये आपको नोट्स बनाने में फ़ायदा करेगा। एनाटॉमी ऑफ इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा। ऑब्जेक्टिव क्या था, पूरी एनल हमें इश्यूरेक्टल फोसा के बारे में डिस्क्राइब करना था। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ वेस्ट शेप। इसकी जो वेस्ट शेप है, इसकी जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी जो गहराई है,
यानी लेंथ, वेट और डेप्थ। इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी लगभग 5 सेंटीमीटर और गहराई जो है वो 5.5 सेंटीमीटर था। बाउंड्रीज आपने देखा, एंटीरियर साइड में पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन मिला। पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ये जब पेशेंट एक्सियल सेक्शन में हम दिखा रहे हैं, जब पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में लेटा हुआ तब दिखा रहे हैं। पोस्टीरियर साइड में सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल मिल गई। लेटरल साइड में यानी उस तरफ आपका इशियम और ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल इस तरफ होती है और मीडियल साइड में एनस की तरफ यहाँ पे लिवेटर एनाई मसल होता है और एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल होती है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। कंटेंट आपने देख लिया। यहाँ पे फैट आपने देखा जो कि काफ़ी स्पेसियस एरिया में थे। इन्फीरियर रेक्टल नर्व या वेसल्स होती है। इसी नर्व की वजह से हमारे शरीर में जो एनल कैनाल के आसपास जब फिशर बनता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इसी की वजह से जो वेसल्स होती है, वेन होती है, जिसे हम एक्सटर्नल हेमोराइडल वेनस प्लेक्सस कहते हैं, उसके हमें एक्सटर्नल हेमोराइड बनता है। पुडेंडल कैनाल आपने देखा, पुडेंडल कैनाल में पुडेंडल नर्व होती है, वहाँ पे नर्व ब्लड वेसल्स होती हैं। इसी से इन्फीरियर रेक्टल नर्व या वेसल बनती हैं। पोस्टीरियर स्क्रोटल या लेबियल नर्व एंड वेसल मिला। पेरिनियल ब्रांच ऑफ S4 मिला। यहाँ पे परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ S2 S3 नर्व मिल गई। अब जो पुडेंडल कैनाल थी वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर, जो इशियम बोन है यहाँ के लास्ट पॉइंट से लगभग 2.5 सेंटीमीटर दूर एनल, ये जो पुडेंडल कैनाल यहाँ पे थी, ठीक है। और आपने पेरिनल स्पेस पढ़ा। पेरिनल स्पेस में जो फैट था और जो इशियोनल फोसा में जो फैट था उसमें थोड़ा सा अंतर था। जो पेरिनल स्पेस के फैट थे वो बहुत कॉम्पैक्ट थे, बहुत पास में थे। इसीलिए जब पेरिनल स्पेस में किसी को एब्सेस बनता है तो काफ़ी पेनफुल होता है। सब क्यूटेनियस एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स पढ़ी और यहाँ पे एक्सटर्नल हेमोराइडल प्लेक्सस पढ़ा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल हेमोराइड बनते हैं। थैंक यू।